इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे, और एक हो गया आपका बजट। ठीक, याद रखें कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसको प्रस्तुत किए जाने की शुरुआत 1950-51 से होती है। ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किए जाने की शुरुआत हमारे देश में 1950-51 से होती है, 1950-51 से। ठीक, लेकिन 1950-51 से लेकर के 1964 तक, 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। 1950-51 से 1964 तक, 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे को बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। 1964-65 का जो वित्तीय वर्ष है, यहां से पहली बार इसे अलग अलग प्रस्तुत करना प्रारंभ किया गया। 1964-65 से यह पहली बार अलग अलग प्रस्तुत किया जाना शुरू हुआ। और अब यह क्या होता है कि बजट के एक दिन पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब बजट के एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है और आर्थिक सर्वेक्षण के अगले दिन जो है बजट आता है। जैसे अभी आपने देखा कि कल 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण आया और आज 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हो गया। समझ गए। तो इस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण और बजट होता है। समझ में आया कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। ठीक, ये रियल सिनारियो को दर्शाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की। अब देखें, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है वो भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। और आर्थिक मामलों के जो विभाग होंगे, जैसे केंद्र में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। इसके मुखिया होते हैं आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं उनके निर्देशन में इसको बनाया जाता है। और जब आर्थिक मामलों का विभाग इसको बना लेता है तब फिर वित्त मंत्रालय इसको अनुमोदित करता है, अप्रूव करता है, और वित्त मंत्री जो है इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण बनाएगा आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक, आर्थिक मामलों का विभाग जो होता है उसके मुखिया होते हैं आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये होते हैं। तो अगर व्यक्ति के तौर पर पूछेगा कि कौन बनाता है, सो ऑफिस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यालय। या विभाग पूछता है तो विभाग में आ जाएगा आपका आर्थिक मामलों का विभाग, ये इसको तैयार करेगा। मेरी बात समझ में? जबकि जो बजट होता है, बजट को वित्त मंत्रालय ही तैयार करता है, मतलब वित्त मंत्री ही तैयार करता है और वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करता है। समझ गए। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। ठीक, और इसे प्रस्तुत वित्त मंत्री करते हैं एक दिन पहले। मेरी बात समझ में? देखिए, जैसे अब हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 हमेशा याद रखेंगे बेटा कि ये करंट सिनारियो को आता है। तो करंट का वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? 24-25। तो ये एग्जैक्टली इसी ईयर का होगा। जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है उसी वित्तीय वर्ष का होता है। मेरी बात समझ में? लेकिन जो बजट प्रस्तुत होगा वो आगामी वर्ष का होता है। इसलिए जो बजट प्रस्तुत हुआ है आज 1 फरवरी को, वो 2025-26 का बजट होगा। समझ गए? तो ये रियल और एस्टिमेशन का फर्क होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो है ये आपका 31 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा इस आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से। अब देखो बेटे, अब अपडेट करना शुरू कर रहे हैं अपन, है ना। देखें, तो आर्थिक सर्वेक्षण से सबसे पहले तो भारतीय
अर्थव्यवस्था की स्थिति। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम समझते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से, सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, द सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? ठीक, तो ध्यान दें कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी विकास दर, यह 6.4% रहने का अनुमान प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, 6.4%। क्लियर हुआ? जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 6.4%। क्लियर रहेगा? जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4%। जीडीपी समझते हैं? ठीक, तो जीडीपी ग्रोथ रेट यानी पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर कितनी? आपका 6.4%, 6.4%। ठीक, जीडीपी से जुड़े हुए ही, अच्छा जीडीपी बोले या जीवीए बोले, दोनों एक ही चीज है ना। जीडीपी ग्रोथ रेट भी 6.4%, जीवीए ग्रोथ रेट भी 6.4%। जीडीपी और जीवीए में अंतर समझते हैं? क्या है जीडीपी समझते हो? जीवीए क्या है समझते हो? है? नहीं समझते? अच्छा एक बात समझो बेटा, बहुत साधारण तरीके से समझाता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे आप बाजार में जब कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, सपोज करें कि आप सब्जी खरीद रहे हैं मार्केट से, बनी बनाई, किसी रेस्टोरेंट से आप सब्जी पैक करवा रहे हैं, उसने वो सब्जी की कीमत आपको दे दी 200 रुपए में, एक प्लेट आपको उसने सब्जी पैक करके दे दिया। ये 200 रुपया जो टोटल फाइनल अमाउंट आपने देखा, ये जीडीपी हो गई। उसी तरीके से देश में कितना पैसा आया एक साल के भीतर, वो जीडीपी है। जीडीपी हमेशा फाइनल वैल्यू को दर्शाता है, लेकिन अब वो जो 200 रुपए है, आपने तो 200 दे दिया, लेकिन जिसने बनाया था उसने तो कुछ सोच करके 200 रुपए कीमत रखा होगा। सब्जी, मसाला, तेल, लेबर चार्ज, है ना, इन सब को जोड़ करके उसने रखा होगा। तो एक नजरिया है फाइनल वैल्यू को देखने का। जब हम अंतिम परिणाम को देखते हैं, टोटल मॉनिटरी वैल्यू को देखते हैं, वो जीडीपी है। लेकिन वो टोटल मॉनिटरी वैल्यू कहां कहां से आया, किस किस क्षेत्र से पैसे आए, जब उन सब को जोड़ते हैं तो वो जीवीए कहलाता है। मेरी बात समझ में आई? जैसे आपको सब्जी 200 रुपए मिली तो आपने केवल 200 रुपए देखा, दैट इज जीडीपी, वो टोटल मॉनिटरी वैल्यू है। लेकिन उसी को देखने का दूसरा नजरिया यह होगा कि भैया उसमें 50 रुपए का सब्जी है ना, 50 रुपए का मसाला है, 50 रुपए का लेबर चार्ज है, 50 रुपए उसका प्रॉफिट है। तो जब हर एरिया से हमने जब जोड़ा, हर एरिया की वैल्यू को जोड़ा, तो जोड़ने से फाइनल कीमत आई 50, 50, 50, 50 जोड़े तो 200 हुआ, और आपने फाइनल भी देखा 200 हुआ। तो जीडीपी फाइनल मतलब टोटल मॉनिटरी वैल्यू है, जबकि जीवीए सेक्टर वाइज वो मॉनिटरी वैल्यू कैसे आया उसको बताता है। क्लियर हुआ? बेसिकली जीडीपी और जीवीए में क्लियर समझे अभी? पक्का? और जीवीए बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, ये सब जानते हो? एक्चुअली क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस आता है जीवीए में और जीडीपी में। जैसे अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि आप हर सेक्टर के 50-50 रुपए को जोड़ दिए तो वो सकल मूल्य जोड़ कहलाया, 50-50-50। तो जीवीए में यह पता चलेगा, मान लो जैसे इस बार अभी सब्जी की कीमत 200 रुपए रही, अलग अलग सब्जियों को जोड़ करके वो जीवीए हो गया। उसी तरीके से देश में अगर देखेंगे तो मान लो जैसे जीडीपी अभी 200 आया, अगले साल भी जीडीपी मान लो 200 आया, तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है कि जैसे इस साल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस तीनों सेक्टर में मिल करके बराबर बराबर पैसे कमाए, है ना। या हो सकता है कि 50 एग्रीकल्चर ने कमाया, 50 इंडस्ट्री ने कमाया, 100 सर्विस ने कमाया, ऐसे हुआ, 200 वैल्यू आया। अगले साल ये हुआ, अगर केवल जीडीपी देखेंगे तो अगले साल ये होगा, मान लो फिर से 200 ही आया, लेकिन हो सकता है कि इस बार सर्विस सेक्टर ही अकेला 200 ले आ लिया। तो जीडीपी देखने में, केवल जीडीपी को अगर हम देखते हैं तो उससे यह नहीं पता चलता कि किस सेक्टर से या कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है या कौन सा सेक्टर पीछे जा रहा है।
ये पता नहीं चलता। इसलिए उसका दूसरा वर्जन देखते हैं, जीवीए। समझ गए? जीवीए बेसिक प्राइस पर निकाला जाता है और जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट प्राइस पर होता है, बाजार मूल्य पर। तो थोड़ा डिफरेंस आता है ना बेटा। जीडीपी, जीवीए बेसिक प्राइस पर निकलता है और जीडीपी जो होता है वो मार्केट प्राइस पर निकाला जाएगा। समझे? तो थोड़ा डिफरेंस आता है, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि जीडीपी और जीवीए दोनों ही ग्रोथ रेट कितना है आपका? 6.4% है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। याद रहेगा? अब देखो बेटा, अब यहां से तीन चीजों को हमको समझना है बेटा। देखो, ऐसे एक चार्ट बना करके इसको याद कर लेंगे। एक आपका शेयर इन जीवीए और जीडीपी, जीवीए या जीडीपी में योगदान। दूसरा ग्रोथ रेट, विकास दर, ठीक है। तीसरा शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में भागीदारी। तीन चीजों को अपडेट करना है बेटा। देख, इधर देखो बेटा, जैसे देश में जो कुल पैसा आया वो जीडीपी है, लेकिन वो पैसा कहां कहां से आया? जहां से पैसे कमाए जाते हैं उसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक? अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ये क्यों रखा गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? तो प्राइमरी मतलब जहां पर प्रोडक्ट अपने प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक यानी कच्चे रूप में होते हैं, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर आ जाएगा इसमें। ठीक? सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र वो होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करें, उन्हीं की वजह से चलेगा। जैसे चावल अगर आ रहा है, धान प्राइमरी सेक्टर हो गया क्योंकि अपने मूल स्वरूप में है। धान जब तक नहीं आएगा राइस मिल नहीं चलेगा, यानी उद्योग नहीं चलेगा। इसलिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग द्वितीय क्षेत्र। ठीक? और वो क्षेत्र जो द्वितीय क्षेत्र पर आश्रित हो। अब कोई उद्योग होगा तभी तो उसमें कर्मचारी काम करेंगे, नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे। इसलिए तीसरा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र होता है जो द्वितीय क्षेत्र पर आश्रित होता है, और इसमें हमेशा सर्विस वाले लोग आएंगे, सेवा करने वाले। जैसे आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो आप सर्विस सेक्टर से होंगे, आपको इंडस्ट्री सेक्टर या सेकेंडरी या प्राइमरी वाले नहीं। आपके घर में खेती से पैसा आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो टोटल जो पैसा आ रहा है वो जीडीपी है। ठीक? लेकिन ये पैसा तीन क्षेत्रों से आएगा, तो किस क्षेत्र से कितना पैसा आ रहा है, जब इसको हम देखते हैं, इसी कहते हैं शेयर इन जीवीए या जीडीपी, है ना, जीडीपी में भागीदारी। उसके बाद पिछले साल की तुलना में कितना ग्रोथ हुआ, पिछले साल से कितना ज्यादा हुआ ये। ठीक? और लास्ट में कौन सा क्षेत्र कितना रोजगार दे रहा है। मेरी बात समझ में? तो देखो बेटा, जैसे अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होंगे, तो यहां पर मैं डायरेक्ट एग्रीकल्चर लिख रहा हूं, कृषि, उसके बाद आपका उद्योग, और तीसरा सेवा, सर्विस सेक्टर। देखें शेयर कितना है, तो ध्यान देंगे बेटा, सबसे ज्यादा भागीदारी है सेवा क्षेत्र की, 55%। ठीक है, नए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 55%। कृषि की भागीदारी घटी है 16%, 16%। ठीक है, 16%। तो बच गया आपका कितना बचा? 29%, 29%। ठीक है, तो कृषि की जीडीपी में भागीदारी है 16%, उद्योग हो गया आपका 29% और सेवा क्षेत्र हो गया 55%। ठीक है ना? 16% शेयर है एग्रीकल्चर का, 29% इंडस्ट्री का और 55%। ठीक है, याद रहेगा। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र 55%, दूसरे नंबर पर उद्योग, ठीक है ना, 29%, और सबसे कम किसका हो गया है? एग्रीकल्चर का। कितना परसेंट है? 16%। याद रहेगा, जीडीपी में कृषि की भागीदारी कितना है? 16, उद्योग 29 और सेवा 55%। अब देखो बेटा ग्रोथ रेट देखो ये तो हमने याद किया, जीडीपी ग्रोथ रेट तो 6.4% है। ठीक है, कृषि, उद्योग और सेवा का कितना विकास हो रहा? तो याद रखें
एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है आपका 3.8%, ठीक। इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 6.2% और सेवा क्षेत्र का ग्रोथ रेट आपका 7.2%, ठीक है। 3.8% कृषि विकास दर 3.8%, उद्योग 6.2, सर्विस 7.2, याद रहेगा। कृषि 3.8, ठीक, उद्योग 6.2 और सर्विस 7.2, क्लियर हुआ। एम्प्लॉयमेंट कितना है तो याद रखें बेटा 46, ठीक, और 30, तो बीच में बच गया कितना 24, ठीक है। 46% लोगों को रोजगार दे रहा है आपका कृषि। एग्जैक्टली ये 46.1 है ना बेटा, ये 46.1 ऐसे आ रहा है, 46.1 है एग्जैक्टली वो, ठीक है। तो रोजगार कौन कितना प्रदान कर रहा है तो याद रखेंगे कृषि 46%, उद्योग 24% और सेवा 30%, ठीक है। तो रोजगार प्रदान करने में सबसे ज्यादा मतलब योगदान किसका है, कृषि का। यही कारण है कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहते हैं कृषि को, क्योंकि कृषि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहां पर याद रखना है बेटा, पहला जीडीपी या जीवीए ग्रोथ रेट है 6.4%। कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो कृषि 16%, ठीक है, उद्योग 29% और सेवा 55%। विकास दर देखेंगे तो जीडीपी विकास दर 6.4, कृषि विकास दर 3.8, उद्योग 6.2 और सेवा 7.2। क्लियर हुआ। रोजगार प्रदान करने में सबसे ज्यादा कृषि 46%, दूसरे नंबर पर सेवा 30% और बच गया बीच में उद्योग 24%। याद रहेगा। अब देखो, अब कृषि में कुछ प्रमुख चीजें देखो। जैसे कृषि जो है वो प्रमुख रूप से फसल उत्पादन से जुड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर मेनली बिलोंग्स टू द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, फसल उत्पादन से। और आप पढ़े होंगे कि जो फसल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका खाद्यान्न फसल फूड ग्रेन्स, ठीक, और एक आपका वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल इसी को नकदी फसल भी कहा जाता है, कॉमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। सिंपल सी बात है, ऐसी फसल जिसका मुख्य उद्देश्य भोजन हो, खाद्य सुरक्षा हो, ठीक है, लोगों को भोजन मिल जाए, वो खाद्यान्न फसल कहलाते हैं। और जिनका प्रमुख उद्देश्य व्यापार और व्यवसाय हो, वो वाणिज्यिक फसल कहलाते हैं। जैसे खाद्यान्न फसल में प्रमुख रूप से 4 फसल आएंगे, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ठीक है। चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ठीक है। चावल पैडी, गेहूं आपका व्हीट, ठीक, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स और दाल, है ना, जौ, ज्वार, कोदो, कुटकी सब इसी में आएगा, ठीक है ना। तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ये फसलें होंगी। अब देखो बेटा, जो वाणिज्यिक फसल होती है, वाणिज्यिक फसल, तो वाणिज्यिक फसल कैसे होगी तो आप देखिए, जैसे आपका नहीं, जैसे रेशेदार, मसाला, बागानी, ठीक है ना, उत्तेजक, शर्करा, ठीक, और आपका उत्तेजक शर्करा, ठीक है ना। मतलब स्टिमुलेटिंग क्रॉप हो जाएगा, शुगर केन क्रॉप्स हो जाएगा, रेशेदार हो जाएगा मतलब फाइबर क्रॉप्स हो जाएगा, आपका स्पाइसेस हो जाएगा और प्लांटेशन क्रॉप्स हो जाएगा, बागानी फसल। मेरी बात समझ में आई। अब देखो, मतलब ये याद रखना है मोटा मोटी अपने को। अब एक चीज देखो बेटा, जैसे खाद्यान्न फसल है, तो खाद्यान्न फसल में अगर हम कुल खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है ना, कुल खाद्यान्न उत्पादन, इसमें एक चीज छूटा था, तिलहन, है ना, इस तरीके से। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन अगर हम देखेंगे, समझ पा रहे हो ना, फसल दो प्रकार की, एक खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल में कितनी फसलें आ जाएंगी आपका, 4 फसलें हो जाएंगी, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ठीक। जो वाणिज्यिक फसलें होंगी उसमें 6 फसलें होती हैं, है ना, 6 फसलें।
तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, रेशेदार मसाला और बागानी, ये 6 फसलें होती हैं। ठीक, अब देखो खाद्यान्न उत्पादन, एक बात समझना बेटा, जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न, इसमें 2 चीजें देखें आप, एक होता है उत्पादन, प्रोडक्शन, और एक होता है आपका उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादन का मतलब क्वांटिटी हो गया, इसको हम मिलियन टन में देखते हैं कि कितना मिलियन टन अनाज हुआ, क्वांटिटी। उत्पादकता जो है यह होती है आपका किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है ना। जो प्रोडक्टिविटी होगी वो किलोग्राम पर हेक्टेयर के आधार पर दी गई, मतलब 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम अनाज का उत्पादन हो रहा है। अब ध्यान दें बेटा, जैसे कुल खाद्यान्न उत्पादन अगर हम देखेंगे, कुल खाद्यान्न उत्पादन, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन है 332 मिलियन टन, यह याद होना चाहिए आपको। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज 332.30 मिलियन टन। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 332-30 मिलियन टन का, ठीक है ना। 332-30 कुल खाद्यान्न उत्पादन है। लेकिन अगर कुल खाद्यान्न उत्पादकता देखेंगे, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी, कुल खाद्यान्न उत्पादकता, तो याद रखें भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादकता है 2515 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर में 2515 किलोग्राम खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन यानी क्वांटिटी जो है वो कितना है, 332-30 मिलियन टन। कुल खाद्यान्न उत्पादकता कितनी है, 2515 किलोग्राम पर हेक्टेयर। समझ में आई मेरी बात? अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, पैटर्न देखो बेटा। चावल, ठीक, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ठीक है। देखो चावल 137, गेहूं 113, मोटे अनाज 56 और ये आपका 24, दाल सब एमटी में है ना। 137, 113, 56, 24, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल 137, 113, 56, 24, ठीक है ना। सब मिलियन टन है। चावल 137 मिलियन टन, गेहूं 113 मिलियन टन, मोटे अनाज 56 मिलियन टन और 24, क्लियर हुआ। दाल तो 137, 113, 56, 24, याद हुआ कैसे? 137, 113, 56, 24, और हमेशा याद रखना क्रम को, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल फिट कर देना इसमें। 137, 113, 56, 24, याद हुआ। अब देखो बेटा, 137.8 है, 113.92 है, 56.9 है और 24.2 है। नहीं याद करोगे पॉइंट को तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 137, 113, 56, 24 ये है। अब इसके आधार पर अगर आपसे यह पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का होता है, तो चावल का, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मोटे अनाज और चौथे नंबर पर, ठीक। अब उधर देखना बेटा, पूछ चुका है यह प्रश्न। देखो चावल की उत्पादकता है 2882 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में 2882, ठीक है, किलोग्राम चावल होता है। गेहूं है 3559 किलोग्राम पर हेक्टेयर, गेहूं की उत्पादकता है 3559, ठीक। मोटे अनाज है 2945 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और दाल है आपका 881 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। देखो चावल 2882, 2882, ठीक है ना, 2882, ठीक। चावल, गेहूं कितना हो जाएगा 3559, ठीक है ना, 3559 हो गया आपका गेहूं, क्लियर हुआ। मोटे अनाज 2945 और दाल 881। अब देखो बेटा, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्पादन किस फसल का सबसे ज्यादा होता है, तो चावल है। लेकिन अगर यह पूछ दिया कि सर्वाधिक उत्पादक फसल कौन सी, उत्पादक, प्रोडक्टिव, तो कौन सी हो जाएगी आपका गेहूं 3559, क्लियर हुआ।
गेहूं के बाद फिर आएगा मोटे अनाज, देखो सेकंड नंबर पे 29-45। उत्पादन में चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, लेकिन उत्पादकता में गेहूं, मोटे अनाज, चावल फिर दाल। समझ गए? सबसे ज्यादा गेहूं 35-59, ठीक। उसके बाद से मोटे अनाज 29-45, उसके बाद चावल 28-82 और फिर लास्ट में दाल 881। क्लियर हुआ? चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, यह है इसकी उत्पादकता। अब देखो बेटा, जैसे कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं, वाणिज्यिक फसल, उस वाणिज्यिक फसल में सबसे प्रमुख, सबसे पहले आपका तिलहन, ऑयल सीड्स, तिलहन फसल। 6 वाणिज्यिक फसलें याद है ना? तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, रेशेदार मसाला और बागानी। ठीक है? तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, रेशेदार मसाला, बागानी। तिलहन फसल उसको बोलते हैं जिससे एडिबल ऑयल, खाद्य तेल की आपूर्ति हो, उसे तिलहन फसल कहेंगे। ठीक है? तिलहन फसल में 9 प्रकार की फसलों को रखा गया है। ठीक है? तिलहन फसल में 9 प्रकार की फसलों को रखा गया है, जैसे सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन, है ना, अलसी, अरंडी, तिल, कुकुम्ब, तोरिया और मूंगफली। ये 9 फसलें होती है। ठीक है ना? खैर, उसमें अपने को नहीं जाना है। जो तिलहन फसल है, याद रखें कि भारत में जो तिलहन संकट है वो 1983 में आया था, तिलहन संकट। ठीक है ना? 1983 में तिलहन संकट आया भारत में, 1983। ठीक। तिलहन संकट को दूर करने के लिए फिर आपका मई 1986 में आपका पीली क्रांति की शुरुआत की गई, येलो रेवोल्यूशन। और पीली क्रांति की शुरुआत किया था आपका सैम पित्रोदा ने। ठीक है ना? येलो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया। ठीक है? अब देखो बेटा, तो इसका परिणाम यह हुआ कि इस समय जब हम 1983 की बात कर रहे हैं, उस समय भारत में कुल तिलहन उत्पादन 10 मिलियन टन हुआ करता था। ठीक है? 10 मिलियन टन बस। ठीक। लेकिन वर्तमान में कुल तिलहन उत्पादन है 39.7 मिलियन टन। ठीक है? द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इज 39.7 मिलियन टन। 39.7 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन। फिर बात समझ में आई? 39.7 मिलियन टन तिलहन। याद हुआ? देखो बेटा, तिलहन में अगर 3 अग्रणी राज्य आपको पूछेगा तिलहन उत्पादन में, तो आप सिंपल सा समझिए कि तिलहन जो है वो राम जी को चढ़ाया जाता है। ठीक है? तो रा से हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश और जी से हो जाएगा गुजरात। तिलहन उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य ओवरऑल ऑयल सीड प्रोडक्शन में। ठीक है? तिलहन चढ़ाएंगे राम जी को, ठीक है ना? तो तिलहन उत्पादन में हो जाएगा आपका राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और जी से गुजरात। ठीक है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तिलहन उत्पादन में। समझ पाए? अब तिलहन में ही कुछ प्रमुख तिलहन है, जैसे कुछ प्रमुख तिलहन अगर हम देखेंगे तो जैसे एक हो गया सरसों, सबसे प्रमुख में सरसों होता है। ठीक है? तो सरसों का उत्पादन किया जाता है रूम में, ऐसे याद रखना है। तो आर से हो जाएगा आपका राजस्थान, यू से आपका उत्तर प्रदेश और एम से आपका मध्य प्रदेश। ठीक है ना? उसके बाद जैसे मूंगफली है, तो मूंगफली सबसे अच्छी होती है आपका एमएमआर कंपनी की। देखो, तो एम से ऊपर में एम है तो मध्य प्रदेश, दूसरे बार में महाराष्ट्र और तीसरे बार में राजस्थान। ठीक है? तीसरे में राजस्थान। ठीक है? उसके बाद याद हुआ? सॉरी बेटा, मूंगफली वाला गड़बड़ है, मूंगफली वाला हाँ गुजरात आएगा उसमें। ऐसे याद रखना है इसको, है ना? गुड़ में डाल करके मूंगफली खाओ तो ये हो जाएगा आपका गुजरात, आर से राजस्थान और एम से मध्य प्रदेश।
ठीक है, मूंगफली में, गुड़ में डाल के मूंगफली खाएंगे। उसके बाद सोयाबीन, देखो सोयाबीन का भी तेल खाते हैं ना, तो सोयाबीन याद रखना एमएमआर कंपनी का है। तो ये एम से आपका मध्य प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और आर से राजस्थान। क्लियर हुआ? सोयाबीन। और सूरजमुखी, सनफ्लावर, सूरजमुखी में खो जाओ सूरज से मुख में, तो के से कर्नाटक, एच से हरियाणा, ओ से ओडिशा। अरे याद हो रहा है, छाप रहे हो खाली। इधर देखो बेटा, इधर ये देखो, अगर क्लास में बैठे कॉपी में खाली नोट किए तो कोई मतलब का नहीं, याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए कोई चीज छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं, डेटा सारे अपने को याद होने चाहिए, समझ गए? तो हम क्या देख रहे हैं? एग्रीकल्चर। पहले तो एग्रीकल्चर में हम फसल देखते हैं, फसल में खाद्यान्न फसल और आपका वाणिज्यिक फसल। खाद्यान्न फसल का कुल उत्पादन हुआ कितना? 332-30 मिलियन टन, ये याद होना चाहिए। उत्पादकता कितनी है? 25-15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद वाणिज्यिक फसलों में आए, तो वाणिज्यिक फसलों में जैसे तिलहन, उत्तेजक, शर्करा, रेशेदार मसाला, बागान, ये 6 फसलें होती हैं। इसमें तिलहन हम देख रहे हैं, तो तिलहन संकट भारत में आया था आपका 83 में। ठीक है, 86 में, मई 1986 में पीली क्रांति चली। ठीक है, परिणाम यह हुआ कि वर्तमान में तिलहन का कुल उत्पादन 39.7 मिलियन टन है, 39.7 मिलियन टन। और तिलहन के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य, राम जी को तिलहन चढ़ेगा तो राज से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, जी से गुजरात। क्लियर हुआ? अब कुछ मतलब प्रमुख तिलहन जो है उसमें अग्रणी अगर पूछ दे, जैसे सरसों हो गया। ठीक है, तो सरसों कहां बनेगा आपका रूम में? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्लियर हुआ? उसके बाद से सरसों के बाद क्या हो गया आपका? मूंगफली। तो मूंगफली गुड़ में है ना, तो गुजरात, आर से राजस्थान और एम से मध्य प्रदेश। सोयाबीन एमएमआर कंपनी का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। देखो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए उसको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है ना। सोया प्रदेश मतलब स्लीपिंग स्टेट नहीं, सोया प्रदेश मतलब सोया प्रदेश, समझ गए? सोयाबीन वाला प्रदेश, समझ गए? तो ये इस तरीके से। अच्छा, उसके बाद सूरजमुखी, सूरज से मुख में खो जाना है, KHO, के से कर्नाटक, एच से हरियाणा, ओ से ओडिशा। याद रहेगा? ये ऐसा। तो एक प्रमुख तिलहन फसल। अच्छा, उसके बाद तिलहन के बाद जो आपको एक याद रखना है वाणिज्यिक फसल में, वो है आपका शर्करा, शुगर केन। शर्करा में क्या आता है? मुख्य रूप से गन्ना आएगा। ठीक है, याद रखिए गन्ने का कुल उत्पादन 453.2 मिलियन टन। गन्ने का कुल उत्पादन हुआ है 453.2 मिलियन टन। ठीक है ना, 453.2 मिलियन टन। याद रहेगा, 453.2 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। ठीक, तो एक बात ध्यान समझिए बेटा, अगर केवल प्रश्न पूछता है कि सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस फसल का हुआ है, खाद्यान्न, वाणिज्यिक कुछ नहीं बोला, तो गन्ना आ जाएगा उसमें 453। ठीक है, अगर स्पष्ट करता है कौन सी खाद्यान्न फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, तब चावल आएगा 137। समझ पाए? तब चावल आएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। अच्छा, जैसे आप जानते हैं कि जो गन्ना है वो FRP पर बिकता है, मतलब सरकार उसके लिए न्यूनतम और उचित मूल्य तय करती है गन्ने को खरीदने के लिए, और इसी कीमत पर शुगर मिल्स वाले जो होते हैं वो गन्ना किसानों से गन्ना खरीदते हैं। क्लियर हुआ? गन्ना किसानों से गन्ना खरीदेंगे, उसको FRP बोलते हैं, फिक्स्ड एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। याद रखें, गन्ने का FRP वर्तमान में है 340 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक है, वर्तमान FRP है गन्ने का 340 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक है, FRP है 340 रुपया प्रति क्विंटल। क्लियर हुआ? तो 340 रुपया प्रति क्विंटल गन्ना है। अब देखो, अगर इसमें हम अग्रणी राज्य देखेंगे तो याद रखें, अग्रणी राज्य देखो, गन्ना को जब पेर करके जब उसके रस को उबालते हैं तो जो ऊपर में वो नहीं बनता है, झाग जो बनता है, उसको उमकना बोलते हैं। तो ऊ ब क, तो ऊ से उत्तर प्रदेश, म से महाराष्ट्र और के से कर्नाटका।
ठीक है, गन्ना के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। याद रहेगा। अब देखो बेटा, गन्ना के बाद एक चीज और याद रखना है इसमें, मतलब एक जो और आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, कपास का रेशेदार फसलों में आएगा, ठीक है ना, फाइबर क्रॉप्स में कॉटन आएगा ना, कॉटन। याद रखें, कपास का कुल उत्पादन 32.5 मिलियन टन, 32.5 मिलियन टन, ठीक है, कपास का कुल उत्पादन 32.5 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन बेल्स बोल रहे हो, मिलियन टन, ठीक है, 32.5 मिलियन बेल्स में 37.9 चला जाएगा, समझ गए। तो ये 32.5 मिलियन टन, ठीक है, कपास का। क्लियर हुआ। तो कपास में अगर अग्रणी राज्य देखेंगे, ठीक है, कपास में तो याद रखिए जीएमटी कंपनी का कपास देखें तो जी से आपका गुजरात, ठीक है, एम से महाराष्ट्र, टी से तेलंगाना, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना कपास 32.5, ठीक है ना, 32.5। क्लियर हुआ। तो वाणिज्यिक फसलों में इतने को अपडेट करना जरूरी था, तिलहन को, आपका कपास को और गन्ना को, जो पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे खाद्यान्न फसल अपन देखें तो खाद्यान्न फसल में 4 अपन देखें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ठीक। चावल 137, गेहूं 113, मोटे अनाज 56 और दाल 24 मिलियन टन में, ठीक है ना। अब जैसे चावल, ये देखो जैसे खाद्यान्न है, खाद्यान्न टोटल खाद्यान्न है ना, कुल खाद्यान्न उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य देखेंगे तो याद रखें यूएमपी, ठीक है ना, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। कुल खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। हाईएस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर स्टेट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, ठीक। कुल खाद्यान्न उत्पादन में हो गया। अब देखें, कुल खाद्यान्न में चावल आएगा, ठीक है, तो चावल को टब में उगाएंगे, ऐसे याद रखना बेटा, ठीक है। टी फॉर तेलंगाना, आप पश्चिम बंगाल पढ़े हो, पश्चिम बंगाल पढ़े हो, चेंज हो चुका है, ठीक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बी से बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, चावल, ठीक। चावल के बाद गेहूं, तो गेहूं सेम खाद्यान्न फसल जैसा, यूएमपी। गेहूं में आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ठीक है, गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, समझ में आया। ये गेहूं। उसके बाद मोटे अनाज, ऐसे थोड़ी मोटे होते हैं, रकम दे करके मोटे होते हैं, ठीक है। तो राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये मोटे अनाज। और दाल, दाल बिल्कुल जैसे उधर याद किए थे अपन, एमएमआर, ठीक है, सोयाबीन वाला जो याद नहीं किए थे, एमएमआर, उसी टाइप से। तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दाल, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट्स है। क्लियर हुआ। आंकड़ा समझ में आया। तो ये था कृषि से जुड़ा हुआ आंकड़ा, है ना। अब इसके बाद देखो उद्योग, इंडस्ट्री, ठीक है। कृषि समझ में आया आंकड़ा। कृषि के बाद उद्योग। अब देखो बेटा, उद्योग में 2 चीजों को आपको जानना है। एक आपका मिनी रत्न है ना, एक नवरत्न और एक महारत्न, ठीक है। मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न उद्योग, एक तो ये आपको जानना है, ठीक है। और दूसरा ये जानना है आपको कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, आधारभूत उद्योग, ठीक है ना। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज या आधारभूत उद्योग,
समझते हैं दोनों? समझते हो? मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, और एक है आपका आधारभूत उद्योग, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक, तो ध्यान से सुनो बेटा। हुआ यह कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो स्वतंत्र होने के बाद जब हमको हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करना था, तो 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन भारत के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी किया 6 अप्रैल 1948 को। और इस 6 अप्रैल 1948 की जारी की गई औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार बनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया, और प्राइवेट और सरकार के जो उद्योग थे वहां से मिलकर के विकास करने पर बल दिया गया। लेकिन पहली औद्योगिक नीति उतनी सफल नहीं रही, इसलिए फिर 1956 और तारीख है 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई भारत सरकार के द्वारा। जो दूसरी औद्योगिक नीति थी, इसमें तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और भारत के सबसे बड़े सांख्यिकीविद, स्टैटिस्टिशियन जो है, जिनका नाम है पीसी महालनोबिस, इन दोनों ने मिलकर के भारत की दूसरी औद्योगिक नीति तैयार की 1956 में। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की दूसरी औद्योगिक नीति महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सबसे खास बात यह थी कि यह जो औद्योगिक नीति जारी की गई, इसी औद्योगिक नीति से भारत में ज्यादा समय तक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। इसलिए दूसरी औद्योगिक नीति को ही भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है, इकोनॉमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस दूसरी औद्योगिक नीति में भारत सरकार ने तय किया कि वो भारी उद्योगों के माध्यम से विकास करेंगे, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों के माध्यम से विकास करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी उद्योग होंगे और भारी उद्योग होंगे, समझिए, वृहद उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों के माध्यम से विकास करने पर बल दिया। लेकिन सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं या सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं, जो सरकारी होते हैं, उनमें कार्य संस्कृति का अभाव पाया जाता है, लैक ऑफ वर्क कल्चर है, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहता है, प्रतिस्पर्धी स्वभाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप काम करो तो भी उतना ही वेतन मिल रहा है, नहीं करोगे तो भी उतना ही मिल रहा है। इसमें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी स्वभाव नहीं होता। यही कारण था कि सरकार ने भारी भरकम पैसे लगा करके बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, है ना। आप देखें, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये सब उसी समय का है। बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, बड़े बड़े पैसे लगा करके, लेकिन ये उद्योग सरकार को कमा के देने की बजाय सरकार के ही राजकोष पर बोझ बनते जा रहे थे। और यही कारण है कि आगे चलकर के 1970 के दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कर्ज साबित हुए, भार साबित हुए, उनको फिर सफेद हाथी कहा गया, व्हाइट एलिफेंट। बात आई गई हो गई और समय आ गया 1990 में देश की अर्थव्यवस्था एकदम गर्त में चली गई थी। भारत में उस समय भुगतान संतुलन संकट आया, यानी सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं था। ऐसे में भारत सरकार ने आईएमएफ का रुख किया, है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हमको उधार दे दे। देखें, विश्व में किसी भी देश को उधार देने के लिए दो संस्थाएं हैं, एक वर्ल्ड बैंक है और एक आपका आईएमएफ है। जब किसी देश को विकास का कार्य करना होता है तो उसके लिए लोन देती है वर्ल्ड बैंक, इसलिए वर्ल्ड बैंक का एक्चुअल नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। जबकि अगर किसी देश के आय व्यय का दिक्कत हो जाए, देश उतना कमा नहीं पा रहा है जितना देश को चलाने के लिए चाहिए, ये जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का अगर मिसमैच हो जाए, तो उस मिसमैच के गैप को फुलफिल करने के लिए जो उधार देता है, यानी कुल मिलाकर के देश चलाने के लिए जो उधार देता है, वो आईएमएफ है। तो हम गए आईएमएफ। जब भी हम लोन लेने जाएंगे तो सामने वाला ये भी बोलेगा कि भाई आप लोन रीपेमेंट भी करोगे, लेकिन हमारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए फिर आईएमएफ ने कुछ सुधार करने के लिए हमको कहा, जैसे उन्होंने कहा लिबरलाइजेशन करने का, उदारीकरण, लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म करना, ठीक, निजीकरण। उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर को आप आगे आने दीजिए, सार्वजनिक क्षेत्र को हटाइए, और फिर लास्ट में लाया ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल दिया जाए। और यही कारण था कि फिर 24 जुलाई 1991 को भारत ने अपनी चौथी आर्थिक नीति की घोषणा की, और यही वर्तमान में नीति चल रही है। इसके माध्यम से लाइसेंसिंग प्रणाली को कम किया गया, जिसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उदारीकरण।
सरकार पीछे हटी, निजी क्षेत्रों को आगे लाई, इसको निजीकरण कहा जाता है, प्राइवेटाइजेशन। और सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल दिया। विश्व की सभी कंपनियां भारत में आकर के व्यापार कर सकती हैं, भारत की कंपनियां विदेशों में जाकर के व्यापार कर सकती हैं। इसे कहा गया वैश्वीकरण। इसके बाद निजीकरण तो शुरू हो गया, लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, सरकार के सामने समस्या थी कि क्या करें, उसकी तालाबंदी कर दें। तो भारत की सरकार जो है कल्याणकारी सरकार है, वेलफेयर गवर्नमेंट। और कल्याणकारी सरकार हर चीज लाभ कमाने के लिए नहीं करती है, वो ग्रोथ पोल के कॉन्सेप्ट पर करती है। मतलब वो चाहती है कि लोगों का इससे विकास हो। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप सोचो कि 1956 के समय में भिलाई में आकर के उद्योग लगाया गया। क्यों? ये तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था ना इधर, लेकिन क्यों लगाया गया? ग्रोथ पोल के कॉन्सेप्ट पर। ग्रोथ पोल मतलब जहां उद्योग लगेगा वहां का विकास हो जाएगा। समझ पाए? इसलिए सरकार अब इस सोच में पड़ गई कि बंद कर नहीं सकते हैं और ऐसे ही चलाते रहेंगे, इनमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगा तो ये बर्बाद कर देंगे हमको। और इसलिए फिर 1997 में सरकार ने तय किया कि वो कुछ स्टेटस देंगे उद्योगों को, जो सबसे ज्यादा अच्छा व्यापार करेंगे, प्रॉफिट कमा करके देंगे, मुनाफा कमा करके देंगे, सरकार उनको एक स्टेटस देगी। ठीक है, ताकि अलग लगे बाकी लोगों से। और उसके साथ साथ कुछ छूट भी देगी, कुछ छूट भी देगी। ठीक, और वही स्टेटस कहलाया मिनी रत्न और नवरत्न। 1997 में मिनी रत्न और नवरत्न दिए जाने की शुरुआत हुई और 2010 से महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है। परिभाषा समझ आई? 1997 से मिनी रत्न और नवरत्न और 2010 से महारत्न का दर्जा दिया जा रहा है। सबसे खास बात याद रखेंगे बेटा, मिनी रत्न और नवरत्न ये और महारत्न ये सभी को दर्जा, मतलब ये दर्जा केवल सीपीएससी यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ही मिलता है। सरकारी उद्योग वो भी है जो राज्य सरकार स्थापित करती है, लेकिन नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न का दर्जा केवल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को मिलता है, सीपीएससी। मेरी बात समझ में आई? बहुत शॉर्ट में समझे बेटा। देखें, कोई उद्योग केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, नंबर 1 सीपीएससी है। ठीक, दूसरा लगातार 3 वर्षों से लाभ में चल रहा है और भविष्य में भी लाभ में रहने की संभावना है, तो उसको मिनी रत्न 2 कहा जाता है। ठीक है, मिनी रत्न 2 है, 3 साल लगातार लाभ में चले, भविष्य में भी लाभ में रहने की संभावना हो, मिनी रत्न 2। 3 साल लगातार लाभ में रहे और किसी एक साल उसका लाभ 30 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए। लगातार लाभ में चले लेकिन किसी भी एक साल उसका लाभ 30 करोड़ और उससे ज्यादा हो जाए, उसे मिनी रत्न 1 कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आई? उसे कहा जाएगा मिनी रत्न 1। ठीक, और ऐसे उद्योग जो मिनी रत्न 1 में है, जिसके 4 इंडिपेंडेंट कम से कम डायरेक्टर्स हो, 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, और जिसको लगातार पिछले 5 सालों में से 3 साल एक्सीलेंट या वेरी गुड, एक्सीलेंट या वेरी गुड रैंकिंग दी गई हो, स्टेटस दिया गया हो। ठीक, और 6 पैरामीटर्स के बेसिस पर भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, तो एटलीस्ट उसको 60% की ग्रेडिंग प्राप्त हुई। सही बात? तब जाकर के उसको नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। नवरत्न समझ में आया क्या होता है? पहला मिनी रत्न 1 हो, दूसरा कम से कम 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो उसके। ठीक है, तीसरा वेरी गुड और एक्सीलेंट, पिछले 5 सालों में से कम 3 बार वेरी गुड और एक्सीलेंट की रेटिंग मिली हुई हो उसको। ठीक है, और 60% मार्क्स मिले हो, ग्रेडिंग मिली हुई हो, तो फिर उसको नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। महारत्न ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग नंबर 1 जो नवरत्न हो, पहली बात। ठीक, नवरत्न होने के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, भारत के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। ठीक, तीसरी बात पूरे विश्व में, मतलब विश्व में पहचाना जाता हो, रिकॉग्निशन हो, वर्ल्ड रिकॉग्निशन, विश्व में पहचाना जाता हो, मतलब विश्व में भी उसकी एक आध ब्रांचेस वगैरह हो।
ठीक। उसके बाद पिछले 3 सालों में उसका एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ठीक। नेट वर्थ 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो उसको महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। अब फायदा क्या होगा? जो मिनी रत्न 1 है, मतलब सॉरी ग्रेडिंग समझिए, मिनी रत्न 2, 1, नवरत्न, महारत्न। मिनी रत्न 2 जो लगातार लाभ में चल रहा है, वो 300 करोड़ रुपए तक, 300 करोड़ रुपए तक वो स्वयं से निवेश कर सकता है, उसको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं। जो मिनी रत्न 1 है वो 500 करोड़ रुपए तक स्वयं से निवेश कर सकता है। जो नवरत्न है वो 1,000 करोड़ रुपए तक स्वयं से निवेश कर सकता है, और जो महारत्न होता है वो 5,000 करोड़ रुपए तक स्वयं से निवेश कर सकता है। समझ में आया? मतलब सरकार से पूछने की जरूरत नहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, जैसे टोटल मिनी रत्न की संख्या 62 है, 62, ठीक है। इसमें से मिनी रत्न 2 और मिनी रत्न 1, याद रखेंगे मिनी रत्न 1 ज्यादा है 51, मिनी रत्न 2 है आपका 11, ठीक है। 51, 11, 62। समझ आया? नवरत्न की संख्या है 24 और महारत्न है आपका 14, ठीक है। मिनी रत्न 62, नवरत्न 24 और महारत्न 14। क्लियर हुआ? नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न। तो मिनी रत्न हो गया आपका 62, नवरत्न 24 और महारत्न 14। याद हुआ? मिनी रत्न कितने हैं? 62, नवरत्न कितने हैं? 24 और महारत्न कितने हैं? 14, ठीक है ना। और मिनी रत्न में मिनी रत्न 1 ज्यादा है, 51, ठीक है ना। 11 बस क्या है आपका मिनी रत्न 2, टोटल 62 जाएगा। अब देखो, तो 14 आपका महारत्न है, ठीक। तो 14 में से पहले 7 देख लो आप। तो 7 को तो आप ऐसे याद रखो, ये शुरुआत में स्थापित हुए थे सोनिक बीजी करके, है ना, ऐसे याद किए होंगे, है ना, सोनिक बीजी करके। तो सेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी, सीआईएल, भेल, गेल। एसएसएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओ से ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आई से एन से एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आई से आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सी से सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल सब इसी के अंडर है। बी से भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल। गेल, जीएआईएल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझ आया? ये 7 थे। इसके बाद वर्ष 2017 में आपका बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2017 में बीपीसीएल, तो ये हो गया 8वां, ठीक है ना। 2017 के बाद 2019 में 2 महारत्न बनेंगे। एक आपका पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, पीजीसीआईएल, और दूसरा आपका एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। 2017 में बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, ठीक है। 2017 में बीपीसीएल, 2019 में 2 पीजीसीआईएल और उसके बाद एचपीसीएल। मेरी बात समझ में आई? 2017 में बीपीसीएल, ना बाप करके याद रखना बीपी से, ठीक है ना। तो 2017 में बीपीसीएल, 2019 में आएगा आपका पीजीसीआईएल और आपका एचपीसीएल। ये क्रम है इनका ना, क्रम है ये, ठीक है। ये है आपका 9वां और ये है आपका 10वां। अब इसके बाद हर साल 2021 से देख ले, हर साल एक को दर्जा मिलेगा, ठीक है। हर साल एक को दर्जा मिलेगा। जैसे 2021 पीएफसी 11वां, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी, 2021 में पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 2022 आरईसीएल,
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 12वां, ठीक है। 2023 OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 2024 हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये 14 हो, ठीक है। 14 अक्टूबर 2024 हाल एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। याद हुआ? हुआ? तो ये इस तरीके से आपका है ना। तो 14 महारत्न है। पहले तो सोनिक विजय याद रहेगा, उसके बाद 2017 में BPCL भारत पेट्रोलियम, ठीक। 2019 में 2 PGCIL और HPCL, ठीक है। PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, HPCL। अब 2021 से लगातार है। 21 में PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। 22 में आपका RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक। 2023 में OIL, ठीक है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और उसके बाद 2024 में हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। समझ में आया? अब देखो, इसके बाद जैसे कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, आधारभूत उद्योग, पढ़े हो इसको? आधारभूत उद्योग पढ़े हो? इधर देखो बेटा, ऐसे वृहद क्षेत्र के उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज, जो आधारभूत वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, मतलब ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो जीवन के लिए आधारभूत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन उद्योगों को आधारभूत उद्योग या कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। और आधारभूत चीजें क्या है आज के डेट में? आधारभूत चीजें क्या है? एक तो रिफाइनरी, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट, ये सब है आज के डेट में, फर्टिलाइजर्स है ना, ये सब आधारभूत। तो इन सब चीजों का जो उत्पादन करते हैं वही आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योगों की संख्या 8 है, ठीक है। आधारभूत उद्योगों की संख्या 8 है। और ये 8 कौन कौन से? CN 4 हो गए। उसके बाद EFRS, ये 4 4 8, CNEFRS। देखो, एक सी से कोयला, एक सी से क्रूड ऑयल कच्चा तेल, और एक सी से सीमेंट। कोल, क्रूड ऑयल, सीमेंट, याद हुआ? CCC, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट, ठीक है। कोयला, कच्चा तेल और सीमेंट। उस बाद N से नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस। जैसे ONGC हम देख रहे थे अभी महारत में, तो ONGC नेचुरल गैस का उत्पादन करती है, आधारभूत उद्योग हो गया वो। समझ रहे बात को? सो N फॉर नेचुरल गैस, याद हुआ? CCCN, C फॉर कोल, C फॉर क्रूड ऑयल, C फॉर सीमेंट, N फॉर नेचुरल गैस। EF देखो, E से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी। F से फर्टिलाइजर्स, उर्वरक, ठीक है। R से रिफाइनरी और S से स्टील, ठीक है। ये 8 आधारभूत उद्योग। क्लियर हुआ? ये याद रखना है आपको। इधर देखो बेटा, देखें आधारभूत उद्योगों का भारांश अगर हम देखेंगे, भारांश, तो भारांश है आपका 40.27%। वेटेज इज 40.27%। इसका मतलब समझो बेटा, मतलब अगर देश में 100 चीजों का उत्पादन हो रहा है तो अकेले 40 चीजें जो है यही 8 उद्योग मिलकर के उत्पादित करें। इसका मतलब ये, ठीक है। वेटेज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में भारांश 40.27%। पूछता है क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको, ठीक है। वेटेज ऑफ कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इज 40.27%, 40.27, ठीक। और
अगर ग्रोथ रेट पूछेगा, एक्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है ना, ग्रोथ रेट विकास दर, तो याद रखेंगे विकास दर है 4.3%। ठीक है, द ग्रोथ रेट फॉर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, तो ग्रोथ रेट फॉर बोला तो 4.3% बोलती है। समझ आया? तो भारांश हुआ 40.27%। क्लियर? भारांश हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? 40.27%। ठीक, और ग्रोथ रेट कितना है? 4.3। एक बात याद रखिए बेटा, नोट करके एकदम हाईलाइट करके याद रखिएगा, जितने भी आधारभूत उद्योग जितना भी उत्पादन करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन सीमेंट का हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, आधारभूत उद्योगों में से सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ है? सीमेंट का। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। याद रखें, यह उत्पादन 13%, उत्पादन में 13% की वृद्धि हुई है। मेरी बात समझे? मतलब ये जो आधारभूत उद्योग जो उत्पादन करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन सीमेंट का हुआ है। समझ गए? और याद रखें बेटा, बाकी सारी चीजें भारत आयात करता है, इंपोर्ट करता है, लेकिन सीमेंट में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। ठीक है, सीमेंट भारत को बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। और यह आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि हम उसमें सरप्लस की स्थिति में चले जाएंगे, एक्सपोर्ट करना भी शुरू करेंगे। समझ गए? तो सबसे ज्यादा उत्पादन सीमेंट का, उत्पादन में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है? 13% की, 13% ज्यादा उद्योग। ठीक है, यह उद्योग हो गया। अब देखो, जैसे अगला आता है सेवा, सर्विस सेक्टर। तो सेवा में अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इसमें याद रखें कि सेवा निर्यात में भारत की विश्व में भागीदारी 4.3% हो गई है। ठीक है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज 4.3%। मतलब विश्व में जितना भी सेवा का निर्यात होता है, उसमें 4.3% अकेले भारत करता है। 4.3%। क्लियर हुआ? तो सेवा क्षेत्र का निर्यात में बस इतना याद रखना। तो देखो, जीडीपी वाला आंकड़ा हो गया, कृषि, उद्योग, सेवा, ये हो गया। समझ में आया? अब देखो, इसके बाद एक राष्ट्रीय आय वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, और नेशनल इनकम में मेन आपको ध्यान देना है प्रति व्यक्ति आय, है ना। राष्ट्रीय आय वाला जो चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें जीडीपी पढ़े होंगे, जीएनपी पढ़े होंगे, एनएनपी पढ़े होंगे, एनआई पढ़े होंगे, पीसीआई पढ़े होंगे, पढ़े ना। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय को याद रखना है बेटा। देखो, प्रति व्यक्ति आय दो प्रकार के मूल्य पर बताया जाता है। एक आपका स्थिर मूल्य पर, ठीक है, एक स्थिर मूल्य पर, ठीक, और एक आपका चालू मूल्य पर। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइस। स्थिर मूल्य मतलब आधार वर्ष की कीमतों पर, और चालू मूल्य मतलब वर्तमान वित्तीय वर्ष की कीमतों पर। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति आय है 112,358, मतलब 1,12,358 रुपया प्रति वर्ष। प्रति व्यक्ति आय एवरेज इनकम होता है, पता है ना। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय होती है। समझिए, देश की कुल जनसंख्या से देश की कुल आय को भाग दे दिया जाएगा, तो उससे औसत निकल जाएगा। वही औसत वार्षिक आय जो होती है प्रति व्यक्ति आय होगी। समझिए ना, ये रियल नहीं होता। ठीक, तो स्थिर मूल्य पर 112,358, ठीक है, रुपया प्रति वर्ष, ठीक है ना, वार्षिक है। चालू मूल्य पर 200,162,
मतलब 2,01,62 रुपया प्रति वर्ष, यह प्रति व्यक्ति है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय 112,358, याद रखना बेटे। स्थिर मूल्य पर हमेशा कम होगा, चालू मूल्य पर हमेशा ज्यादा होगा। चालू मूल्य मतलब वर्तमान की कीमत जिसमें महंगाई जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो स्थिर मूल्य पर 112,358 और चालू मूल्य पर 200,162। याद हुआ, भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितना है 112,358 और चालू मूल्य पर 200,162। ठीक है ना, तो पहले तो दिमाग में याद रखना कि 1,12,000 जो है स्थिर मूल्य पर है। ठीक है, और 2 लाख से ऊपर जो है आपका चालू मूल्य पर है। ठीक है, तो 1,12,000 तो 112,358। ठीक है, 2 लाख से ऊपर तो 200,162। क्लियर हुआ? ये इस तरीके से देखो, छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 147,361। ठीक है, 1,47,361 रुपया। छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति आय 147,361। समझ आया? 147,361। ठीक, 147,361। अब देखो बेटा, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सबसे एक नंबर पर है आपका सिक्किम। ऐसे याद रखना, सिक्किम 587, मतलब 5,87,000। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका दिल्ली 4,61, 4,61,000 के आसपास। ठीक है ना, क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा सिक्किम 5 लाख से ऊपर, वो अंक याद करना जरूरी नहीं है लेकिन याद रखने के लिए सिक्किम 5 लाख से ऊपर। ठीक है, दूसरे नंबर पर दिल्ली 4,61,000, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगर दूसरा राज्य बोलेगा तो तेलंगाना, अगर तीसरे नंबर पर तेलंगाना आएगा, राज्य बोलेगा तो तेलंगाना हो जाएगा। समझिए, राज्य बोलेगा तेलंगाना 3,87,000। समझ गए? खैर, सबसे कम देखो बेटा, सबसे कम में बिहार, सबसे कम दूसरे नंबर पर यूपी। ठीक है, बिहार सबसे कम, दूसरे नंबर पर यूपी। बिहार 60,337, 60,000 रुपए, बिहार 60,000। और यूपी 93,315, 93,315 रुपया यूपी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर 112,358, चालू मूल्य पर 200,162। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय सिक्किम, फिर दिल्ली 587, 461। ठीक है, सबसे कम बिहार, फिर यूपी 60,000, 93,000, है ना, 60,337 और 93,315। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। और छत्तीसगढ़ 147,361। क्लियर हुआ? छत्तीसगढ़ 147,361। ये राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में इतना अपडेट करना था। क्लियर हुआ? अच्छा, अब राष्ट्रीय आय के बाद क्या पढ़े हो आप? मुद्रास्फीति मंदी पढ़े हो? पढ़े हो? तो जैसे मुद्रास्फीति की गणना जो की जाती है वो 2 प्रकार से की जाती है। एक सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, एक डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। पढ़ते हो ना? जो सीपीआई होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी को माना जाता है वास्तविक मुद्रास्फीति। यही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसमें उन वस्तु और सेवाओं को रखा जाता है जिससे जनता सीधे प्रभावित होती है। ठीक है ना, उपभोक्ता वस्तुओं को रखा जाता है। जनता जिन वस्तुओं का डेली उपयोग करती है वो आपका सीपीआई इन्फ्लेशन के अंतर्गत आता है। जब उन वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाए, जिसका उपयोग जनता डेली बेसिस पर करती है, तो उसे सीपीआई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, खुदरा मूल्य पर मुद्रास्फीति। ठीक, लेकिन जब थोक वस्तुओं की कीमतों पर हो, थोक वस्तुएं मतलब जिनका प्रयोग जनता डेली नहीं करती,
थोक वस्तुओं की कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति गणना हो तो उसे WPI इन्फ्लेशन कहते हैं। WPI इन्फ्लेशन में केवल वस्तुएं होंगी, सेवाएं शामिल नहीं होती। CPI इन्फ्लेशन में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। मेरी बात समझ में आई? CPI इन्फ्लेशन की गणना CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जबकि जो WPI इन्फ्लेशन होता है उसकी गणना जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। समझ बात? तो ये बताओ आपको ज्यादा किससे प्रभाव पड़ेगा, CPI से कि WPI से? CPI से, क्योंकि डेली आपको उसी से, तो उसी को याद रखना है आपको। याद रखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में CPI इन्फ्लेशन 4.9% है। ठीक है, भारत में CPI इन्फ्लेशन जो है आपका 4.9%, यानी भारत में अगर आपसे यह पूछे कि वर्तमान में मुद्रास्फीति कितनी है तो कितनी है? 4.9% मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति वर्तमान में 4.9%, 4.9%। ठीक है, तो मुद्रास्फीति वाला चैप्टर हो गया जिसमें डेटा आपको अपडेट करना था। इसके बाद विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखेंगे। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक बात ध्यान से सुने बेटा, जब किसी कार्य को करना होता है और उस काम को करने के लिए अगर हमारे पास पैसे कम पड़ जाए तो हम पैसों की व्यवस्था दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, बैंक से उधार लेकर के, ठीक, वो लोन कहलाएगा। और दूसरा, हम किसी व्यक्ति को यह कहें कि भाई आप इतना पैसा लगा दो और जितना पैसा लगाओगे उतने पैसे का शेयर मेरे से ले लो, मालिकाना हक ले लो, हम प्रॉफिट लॉस के भागीदार बन जाएंगे। तो जब किसी व्यक्ति को पैसे के बदले, जब कोई व्यक्ति पैसा लगाए और उसके बदले उसको भागीदारी मिले, शेयर मिले, तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। प्रॉफिट मिले अगर उससे तो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब अगर वही इन्वेस्टमेंट कोई विदेशी हमारे देश में करे तो उसको विदेशी निवेश कहेंगे। टाटा, बिरला, अंबानी ये लगा रहे हैं, आंतरिक निवेश है, इंटरनल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कोई विदेशी अगर भारत के किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा है तो फिर उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब दो बातें हैं, देखो, कोई विदेशी दो तरीकों से भारत में पैसा लगा सकता है। एक, डायरेक्ट प्रोजेक्ट पर, और दूसरा, उस प्रोजेक्ट को चलाने वाले संस्था को दे दे पैसे वो। जैसे एक एग्जांपल समझ, मान लेते हैं कि बस्तर क्षेत्र में रेल लाइंस जो है बिछाई जानी है, उसको रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाना है। तो रेल मंत्रालय वो विभाग है जो रेल लाइन बिछवाने का काम कर रहा है, और प्रोजेक्ट वो है जहां रेल लाइन बिछ रहा है। अब कोई विदेशी अगर पैसा लगाता है तो दो काम कर सकता है। वो सोचेगा मैं कहां जाऊंगा यार, मैं तो भारत नहीं जानता हूं, भारत में छत्तीसगढ़ नहीं जानता, छत्तीसगढ़ में बस्तर नहीं जानता, मैं कहां जाकर के सामान खरीद करके लगाते रहूंगा। तो उसने पैसा उठाया, दे दिया रेल मंत्रालय को कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं, कितना % आप इसमें मेरे को प्रॉफिट दोगे ये बताओ। इन्वेस्टमेंट हो गई। दूसरा, वो भारत का ही व्यक्ति है, मान लो भारत से चला गया, वहां बहुत पैसा कमाया, बोले मैं सब जानता हूं, मैं खुद जाकर करूंगा, 2 पैसे ज्यादा बचा लूंगा, तो खुद ही रेल पटरी वगैरह ला करके बिछवा रहा है, खुद ही। हो सकता है ना ऐसा? तो जब कोई विदेशी सीधे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाए उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और जब कोई विदेशी सीधे प्रोजेक्ट में पैसा ना लगा करके उस विभाग में पैसे लगाता है जो विभाग उस कार्य को कर रहा है, तो उसे कहते हैं FII, विदेशी संस्थागत निवेश, या इसी को विभागीय निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। मेरी बात समझे? अब एक बात समझो बेटा, देखो, मान लो किसी विदेशी ने रेल मंत्रालय को पैसा दिया और उसको किसी ने वापस गया, मान लो ब्रिटेन का आदमी, ब्रिटेन गया तो किसी ने उचका दिया, बोले नहीं यार वहां पैसा फंस जाएगा, नहीं हो सकता।
तो वो क्या करेगा? अभी तो पैसा खर्चा नहीं हुआ है, वो आएगा रेल मंत्रालय बोलेगा दे भाई तोड़ो यार, मेरे को नहीं करना, पैसा वापस ले लेगा। ले लेगा कि नहीं ले लेगा? पैसा लेना आसान है वहां पर, लेकिन कहीं तो लगा दिया है, पटरी वटरी बिछा दिया है सब, और गाड़ी भी चलने लगी है, ले पाएगा क्या पैसे को वापस? यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टेम्पररी नेचर का होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, कभी भी उसको विदेशी खींच सकते हैं। लेकिन जो एफडीआई होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, एक बार लगा अर्थव्यवस्था में पैसा तो बस प्रॉफिट ही मिलेगा, पैसा जल्दी नहीं निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक देश कौन सा इन्वेस्टमेंट चाहेगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां उसको परमानेंट इन्वेस्टमेंट मिले। इसलिए हर देश जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर वर्क करता है। मेरी बात समझ में आई? इसलिए हर देश के लिए एफडीआई इंपॉर्टेंट होती है। क्या मेरी समझ में आई मेरी बात? अब एक बात ध्यान सुनो बेटा, 2011 में इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर विभाग को पैसे दे तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और अगर प्रोजेक्ट पर लगाए तो एफडीआई है। 2011 में द टेक्निकल डेफिनेशन वाज चेंज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उसके द्वारा एफडीआई और एफआईआई की जो परिभाषा है वो बदल दिया। और तकनीकी तौर से अगर कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति टोटल प्रोजेक्ट के कॉस्ट का 10% से कम पैसे लगाता है तो वो एफआईआई माना जाएगा, अब चाहे कहीं भी लगाए। मेरी बात समझ रहे हैं? इफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज लेस देन 10% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, it will be treated as FII, either it has been given to the portfolio or has been invested in the project. 10% से कम तो FII, ठीक है? Any foreign investment which is higher than 10% up to 100% will be FDI, और 10% से ज्यादा 100% तक का जो विदेशी निवेश होगा उसको FDI कहा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आप ध्यान सुने। भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एफडीआई नहीं कर सकते, वो एफडीआई से वर्जित क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां एफडीआई नहीं हो सकती, समझ रहे हैं? जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा नहीं हो सकती। गैम्बलिंग, जुआ, इस पर भी नहीं हो सकती। चिट फंड होते हैं, है ना? 10 दिन के लिए आप पैसा दीजिए, 10 दिन में आपका पैसा 2 गुना, वो चिट फंड है, ठीक है? चिट फंड, लॉटरी, ये सब एक्सक्लूडेड फील्ड्स है आपका एफडीआई से। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई नहीं हो सकती, पूछता है। सो एफडीआई एक्सक्लूडेड एरिया क्या क्या है? पहला आपका न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है ना, इसमें नहीं हो सकता। सेकंड गैम्बलिंग, ठीक है? थर्ड लॉटरी, फोर्थ चिट फंड, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं हो सकता। इनको छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में एफडीआई होगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एफडीआई करने के लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एफडीआई करने के लिए सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें एफडीआई करने के पहले सरकार से पूछना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र जिसमें एफडीआई करने के पहले सरकार से पूछना पड़े उसको गवर्नमेंट रूट एफडीआई बोलते हैं, सरकारी मार्ग से एफडीआई। जैसे ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट सेक्टर्स, रिटेल सेक्टर्स, सैटेलाइट। कोई प्रसारण करना चाहता है, मान लो कोई न्यूज एजेंसी है अमेरिका की, भारत में अपना चैनल खोलना चाहता है, ब्रॉडकास्टिंग, उसको सरकार से पूछना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? सरकार से पूछना पड़ेगा उसको, ठीक? गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी किसी क्षेत्र में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सरकार से पूछना पड़ेगा। रिटेल सेक्टर, खुदरा बाजार मतलब छोटा मोटा जो दुकान वगैरह चलाते हैं, ठीक है ना? जैसे आप ये सब मॉल में जाते हो और मॉल में आपको जैसे विशाल मेगा मार्ट तो इंडिया का है ना? ऐसी जो रहते हैं सब, ये सब खुदरा बाजार है। ये भी अगर कोई लगाना चाहता है उसको पूछना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? सैटेलाइट, कोई इंडिया में कोई अपना सैटेलाइट भेजना चाहता है, लगाना चाहता है, उसको सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक? इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती,
है ना, इनको छोड़ दो तो बाकी क्षेत्र में सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होगी, उसको ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई कहा जाता है। तो गवर्नमेंट रूट एफडीआई, ऑटोमेटिक रूट एफडीआई, समझ में आया क्या होता है? एक्सक्लूडेड एरिया फ्रॉम एफडीआई, समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा देखो, एफडीआई जो होता है वो दो प्रकार का होगा, एक ग्रीन फील्ड एफडीआई और एक ब्राउन फील्ड एफडीआई। अभी मैंने जो बताया वो एफडीआई के सेक्टर्स थे, किस सेक्टर में होगा, किस सेक्टर में नहीं होगा, किस सेक्टर में सरकार से पूछेंगे, किस सेक्टर में सरकार से नहीं पूछेंगे, यही बताया मैंने। बट द एफडीआई विल हैव इट्स टू टाइप्स। एफडीआई दो प्रकार का होगा, वन इज ग्रीन फील्ड एफडीआई एंड सेकेंड वन इज ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब इसको समझो बेटा ऐसे, फील्ड मतलब मैदान, ग्रीन मतलब हरा। जब मैदान में नई नई घास आई तो वो हरी होगी, कुछ समय के बाद वो घास क्या हो जाएगी, आपका भूरी हो जाएगी, ब्राउन हो जाएगी। ठीक वैसे ही अगर कोई विदेशी किसी नए उद्योग में पैसा लगाना चाहता है, जो नया उद्योग बन रहा है, वो ग्रीन फील्ड एफडीआई कहलाता है। और कोई ऐसा उद्योग है जो पहले से बना हुआ है, उसमें पैसा लगाना चाहता है या उसके साथ मिलकर के कुछ करना चाहता है, वो ब्राउन फील्ड एफडीआई कहलाता है। समझे मेरी बात? ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई, समझे? किसी नए उद्योग में पैसा लगाना, ग्रीन फील्ड एफडीआई। ठीक, ब्राउन फील्ड एफडीआई पहले से स्थापित उद्योग में निवेश करना या पहले से स्थापित उद्योग के साथ मिलकर के कोई ज्वाइंट वेंचर शुरू करना, ब्राउन फील्ड एफडीआई। मेरी बात समझ में? तो ये एफडीआई के प्रकार होते हैं। याद रखेंगे, भारत में एफडीआई को शासित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है विथ फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, तो फेमा, इस कानून से भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है। अब देखो बेटा, इधर ध्यान दो। तो मैंने आपको बताया कि जो एफडीआई है, एफडीआई ये 10% से लेकर के कहां तक हो सकती है आपका? 10% से बिलो, दैट विल बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विभागीय निवेश हो जाएगा ना वो। समझ पा रहे हो? अब देखो बेटा, तो प्रश्न पूछता है कि किस सेक्टर में कितना परसेंट एफडीआई है, लिमिट है। तो देखो 100% लिमिट वाले सेक्टर्स देखें, तो 100% लिमिट वाले सेक्टर्स को याद करने के लिए ऐसे याद रखो, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ए बी सी डी ई पूरे यहां तक याद करो, ठीक है, ए बी सी डी ई। और इसके बाद एक याद कर लो आपका एसपी। तो ए से एग्रीकल्चर 100% एफडीआई, बी से ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, ठीक है, सी से सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन, सी से सिविल एविएशन, ठीक है, डी से डिफेंस, डी से डिफेंस, ई से ई कॉमर्स, ई कॉमर्स समझ गए? अरे यूज नहीं कर तो अमेजॉन, मिंत्रा क्या है? सब उसी में ठोके रहते हो, जिसमें जितना मीशो है, और भी कुछ है क्या है? फ्लिपकार्ट है, और सोच सोच के बता रही है ऐसे से। कुछ खरीदा भी करो तो याद रहेगा, ठीक है? समझ आया? तो ये 100% देखो बेटा, ए फॉर एग्रीकल्चर, बी फॉर ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, सी फॉर सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन हवाई जहाज, ठीक है, डी फॉर डिफेंस रक्षा, ई फॉर ई कॉमर्स, ठीक है, एस से सिंगल ब्रांड रिटेल, ठीक है, सिंगल ब्रांड रिटेल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ब्रांड जो होते हैं उसके जो सिंगल आउटलेट होते हैं 100% एफडीआई की अनुमति है, ठीक है, सीधा कोई विदेशी आके लगा सकता है उसको, ठीक है। पी से फार्मा, ठीक है, पी से फार्मा, फार्मा मतलब समझ गए? फार्मा, लेकिन फार्मा में ब्राउन फील्ड में, ब्राउन फील्ड मतलब पहले से कोई स्थापित है, मेरी बात समझ रहे हो?
फार्मा मतलब कोई अमेरिका कंपनी आकर के भारत में दवाई बेचने लगी, ऐसा नहीं होगा। ब्राउन फील्ड में एफडीआई की अनुमति, इसका मतलब भारत की किसी मेडिसिन कंपनी के साथ कोलैब करके पैसे लगा करके व्यापार कर सकती है आप, समझ गए ना, ज्वाइंट वेंचर बना करके। ठीक है, बाकी सब ग्रीन फील्ड है, ये फार्मा जो है आपका ब्राउन फील्ड है। याद हुआ? देखो 100% के बाद अगला देखो 51% लिमिट वाले, 51% लिमिट वाले आपका मल्टी ब्रांड रिटेल। ठीक है ना, मल्टी ब्रांड, सिंगल ब्रांड में 100%, मल्टी ब्रांड में 51%। मल्टी ब्रांड मतलब ऐसे शॉप जिसमें एक से ज्यादा ब्रांड के चीजें बिकती हो। ठीक है, तो अगर मल्टी ब्रांड आउटलेट कोई डालना चाहता है तो उसको मतलब 51%, 51% वो पैसे लगा सकता है मैक्सिमम, 49% उसको किसी इंडियन का सहारा लेना होगा। समझिए बात? 51%। उसके बाद 49% एफडीआई लिमिट वाले, तो देखो 49 आईपीपीटी, ठीक है, आईपीपीटी ऐसे याद रखो, 49%, पीपीटी सामने आई लगा, आई फॉर इंश्योरेंस, बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परसेंट एफडीआई हो सकता है? 49%। ठीक, पीपीटी, पी से पेंशन है यहां पर, पेंशन, पेंशन में भी 49% एफडीआई हो सकता है। फिर पी से पेट्रोलियम है, इसमें 49%, और फिर टी से आपका टेलीकॉम, दूरसंचार क्षेत्र, टेलीकॉम सेक्टर, यह भी आपका 49%। समझ में आया? ये भी 49%। तो 49% आईपीपीटी याद रहेगा, 49%। तो आई फॉर इंश्योरेंस, पी फॉर पेंशन, पी फॉर पेट्रोलियम, टी फॉर टेलीकॉम, याद रहेगा? ठीक, इसके बाद देखो 49% बाद एक है आपका 26%, याद रखें 26% है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में 26% एफडीआई लिमिट है। प्रिंट मीडिया समझ गए, अखबार वगैरह, प्रिंट मीडिया में 26%। क्लियर? प्रिंट मीडिया में 26% एफडीआई की अनुमति है। ठीक, और उसके बाद 20% देखो, 20% है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में 20% एफडीआई हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा तो 74%। समझ गए? बैंक भी दो प्रकार के, सरकारी बैंक और एक निजी बैंक, प्राइवेट बैंक। तो अगर सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक, तो उसमें 20% एफडीआई हो सकता है। ठीक, लेकिन प्राइवेट बैंक है तो उसमें 74% एफडीआई हो सकता है। ब्रैकेट में लिख लो, निजी क्षेत्र के बैंक में 74%। ठीक, ये पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक। यह है एफडीआई की लिमिट। समझ आया? यह है एफडीआई की लिमिट। देखो बेटा, इधर ध्यान दो, देखें 2024-25 के प्रथम छमाही में, 2024-25 के प्रथम छमाही में कुल एफडीआई इनफ्लो 42.1 यूएस बिलियन डॉलर रहा है। देखिए, नोट करके करंट अपडेट करेंगे इसमें। टोटल एफडीआई इनफ्लो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 24-25 फाइनेंशियल ईयर इज 42.1 यूएस बिलियन डॉलर। दैट इज रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है। मतलब इनफ्लो मतलब समझ लो, इनफ्लो मतलब अंतर प्रवाह, देश में पैसा आया है। एफडीआई से भारत में 2024-25 की पहली छमाही मतलब अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में भारत में 42.1 यूएस बिलियन डॉलर एफडीआई आया है। एफडीआई, ठीक है, विच इज रिकॉर्ड, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, रिकॉर्ड। और याद रखें, यह पिछले वर्ष की तुलना में 26% अधिक है। एंड इट इज 26% मोर इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर। मतलब यही टाइमिंग अगर आप लेंगे
अप्रैल टू दिसंबर 2023 ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन अगर अपन देखते हैं, सो अप्रैल टू दिसंबर 2023 से अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 26% ज्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ है। मेरी बात समझ आई? और टोटल एफडीआई इनफ्लो कितना है? 42.1 यूएस बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं है, बिलियन डॉलर है, ठीक है ना? 42.1 यूएस बिलियन डॉलर। क्लियर हुआ? एक बात ध्यान सुनना बेटा, देखिए अप्रैल 2014 से सितंबर 2024 यानी 10 साल में अगर देखें तो इस 10 साल कार्यकाल, और ये देखो पूरा कार्यकाल किसका दिख रहा है? बीजेपी का केंद्र में। तो सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, टोटल अगर हम एफडीआई इनफ्लो देखें तो ये 709.84 यूएस बिलियन डॉलर है, विच इज ऑल्सो रिकॉर्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? अप्रैल 2014 से सितंबर 2024 यानी पिछले 10 साल में अगर हम एफडीआई इनफ्लो देखेंगे तो भारत में 709.84 यूएस बिलियन डॉलर का एफडीआई इनफ्लो हुआ। क्लियर हुआ? 709.84। और एक बात देखो बेटा, एफडीआई वाज स्टार्टेड इन इंडिया सिंस 1994। 1994 से भारत में एफडीआई की शुरुआत हुई है। 1994 से भारत में एफडीआई हो रहा है। 94 से लेकर के 2024 तक जितना भी एफडीआई हुआ है उसमें से 14 से 24 के बीच में ये जो एफडीआई आया है ये कुल एफडीआई का 68-69% है। मेरी बात समझ रहे हैं? भारत में अब तक हुए कुल एफडीआई का यह 68-69% है, 68.69%। इट मींस ऑलमोस्ट 70% यही है। मतलब समझ रहे हो? तो आप ऐसा समझ लो कि लगभग 1000 यूएस बिलियन डॉलर आया है। जब से शुरू हुआ है तो 1000 यूएस बिलियन डॉलर आया, तभी तो ये 709 हुआ ना, ऑलमोस्ट 70। समझ गए? ये चीज याद रखना। तो याद रखेंगे अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में द टोटल एफडीआई इनफ्लो विच इज रिकॉर्ड एंड दैट इज 42.1 यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है? 42.1 यूएस बिलियन डॉलर। अगर हम 10 साल का देखें, अप्रैल 2014 से सितंबर 2024, तो ये जो अमाउंट है ये 709.84 यूएस बिलियन डॉलर, 709.84 यूएस बिलियन डॉलर है, जो कि कुल एफडीआई इनफ्लो का 68.69%, 68-69%। फिर बात समझ में आई? देखें बेटा, एफडीआई दो चीजें होंगी, एक इनफ्लो होगा और एक आउटफ्लो होगा। देखो बेटा, हमारे देश में एफडीआई हुई, इनफ्लो, पैसा आया। भारत के लोगों ने विदेशों में पैसा लगाया, आउटफ्लो होगा। ठीक है ना? याद रखें, अकॉर्डिंग टू एफडीआई इनफ्लो, इंडिया इज द 15th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एफडीआई अंतर प्रवाह के आधार पर भारत विश्व का 15वां देश। मेरी बात समझ में आई? भारत विश्व का 15वां देश है, मतलब 15वां बड़ा देश है, 15वें नंबर पर है भारत। ठीक है? इस इंडिया स्टैंड एट 15th एज फार एज द एफडीआई इनफ्लो इज कंसर्न, 15वें स्थान पर। जबकि भारत जो विदेशों में पैसा लगाता है, आउटफ्लो के आधार पर भारत 20वें स्थान पर। और इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो, दोनों ही आधार पर अमेरिका पहले स्थान पर। समझ गए? इंडिया स्टैंड 15th according to FDI inflow, and according to FDI outflow, India stand at 20th position in the world. क्लियर हुआ? देखो बेटा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है ना? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है? ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ही ये रैंकिंग बताई जाती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत 15वें स्थान पर है और आउटफ्लो में 20वें स्थान। मेरी बात समझ में आई? एफडीआई। ठीक, अब देखो देखें, सर्वाधिक एफडीआई करने वाले देश, मतलब ऐसे देश जो भारत में सर्वाधिक एफडीआई करते हैं। ठीक है? तो ऐसा याद रखेंगे, एमएस। ठीक है ना?
एम से मॉरिशस इस साल के लिए, और दूसरे नंबर पर आपका सिंगापुर, और अगर कहीं जाकर के तीसरे नंबर पर चला गया तो मिस यू अमेरिका। थर्ड पोजीशन में अमेरिका है, समझा? तो सबसे ज्यादा एफडीआई मॉरिशस। लेकिन वही एक चीज याद रखना बेटा, देखो अगर बोलेगा कि 2023-24 में, मतलब 2023-24 का एक्चुअल आंकड़ा रहता है, में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश ने किया, या ऐसे ही पूछे वर्तमान में सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश कौन सा है, मॉरिशस। लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया और बोल दिया 2018-19 से लेकर के 2024-25 के बीच में सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश अगर औसत देखेंगे तो सिंगापुर है। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर में सर्वाधिक एफडीआई मॉरिशस, दूसरा सिंगापुर, तीसरा अमेरिका। ठीक, लेकिन 2018-19 से 24-25 के बीच में, ठीक है, 18-19 से 24-25, ये जो 6 साल का जो ईयर है, इस बीच में अगर देखें 6 साल में, तो औसत के आधार पर देखेंगे तो सिंगापुर सबसे ज्यादा एफडीआई किया है भारत में। क्लियर हुआ? देखो, सर्वाधिक एफडीआई वाले क्षेत्र, ठीक है, द सेक्टर अट्रैक्टेड द मोस्ट एफडीआईज, ठीक है ना, मतलब वह क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा हुआ, तो यहां याद रखें सेवा। ठीक है, सेवा। दूसरा आपका सेवा के साथ साथ कंप्यूटर, मतलब सेवा क्षेत्र और कंप्यूटर। ठीक है, सर्विस सेक्टर एंड कंप्यूटर, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र। और याद रखें बेटा, अगर सेवा में भी अंदर घुस करके पूछ लिया कि सेवा क्षेत्र में कौन सा सेवा में सबसे ज्यादा, तो बीमा सेक्टर, इंश्योरेंस। ठीक है ना, सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में, और सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश किस में आया, तो बीमा में, इंश्योरेंस सेक्टर। क्लियर हुआ? और दूसरे नंबर पर आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। समझा? तो ये आपका, अच्छा, सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाले राज्य, सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य, तो याद रखें सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर गुजरात, और तीसरे नंबर पर कर्नाटक। ठीक है, सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य, ठीक है, द स्टेट्स अट्रैक्टेड द एफडीआई इनफ्लोज मोस्ट, ठीक है ना, दैट इज महाराष्ट्र। एक एक तो याद ही रखो बेटा, सर्वाधिक एफडीआई करने वाला देश मॉरिशस, 18-19 से 25 के बीच में लेंगे तो सिंगापुर। ठीक, सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला क्षेत्र सेवा, सर्वाधिक एफडीआई आकर्षित करने वाला राज्य महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद ही रहना चाहिए। याद हुआ? ये था एफडीआई। ठीक, एफडीआई के बाद विदेश व्यापार में, फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। ठीक है, विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड। तो देखो बेसिकली विदेश व्यापार में हम क्या पढ़ते हैं, निर्यात और आयात। विदेशों से हम या तो कोई चीज खरीदेंगे तो उसको आयात बोलेंगे, या कोई चीज बेचेंगे तो उसको निर्यात बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का जो निर्यात है इस वर्ष में 1.6% बढ़ा है, जबकि आयात जो है वो 5.2% बढ़ा है। ठीक है, समझ रहे हैं? भारत के निर्यात में भी वृद्धि हुई है 1.6%, ठीक, और भारत के आयात में भी वृद्धि हुई है 5.2%। 1.6% निर्यात बढ़ा है भारत का, और 5.2% क्या बढ़ा है, आयात। मेरी बात समझ में आई? आ रहा है समझ में? देखो बेटा, यहां एक चीज याद रखना है कि सर्वाधिक निर्यात प्राप्त करने वाले देश, या इसको हम ऐसा पहले ऐसे देखते हैं,
सर्वाधिक निर्यातित वस्तु, मतलब वो वस्तु जिसका भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, द प्रोडक्ट्स, द गुड्स विच इज एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, मतलब मैक्सिमम एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, ज्यादातर भारत जिसका निर्यात करता है। तो याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे, इंजन पे इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे करके याद रखना बेटा। इंजन पे इलेक्ट्रॉनिक जो उत्पाद होंगे, इंजन पे निर्यात करते हैं। इंजन से हो गया, नंबर 1 है आपका इंजीनियरिंग उत्पाद, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। पे से हो गया पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक से हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है, द हाईली एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है ना, सबसे ज्यादा भारत निर्यात करता है इंजीनियरिंग उत्पादों का, उसके बाद पेट्रोलियम और तीसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा, सर्वाधिक आयातित वस्तु। ठीक है, सर्वाधिक आयातित वस्तु मतलब जिसका सर्वाधिक आयात करते हैं अपन। ठीक है, तो आयातित वस्तु को क्या करेंगे, पेश करेंगे। तो ऐसे याद रखो, पेश करेंगे, आ गया उसको पेश करेंगे। तो पे से पेट्रोलियम, ई से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और एस से सोना, गोल्ड। ठीक है, एस से सोना, गोल्ड। ठीक है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सोना। ठीक है, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और सोना। याद हुआ? तो इंजन पे इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात करेंगे और आयातित वस्तु को पेश करेंगे। तो इंजन पे इलेक्ट्रॉनिक, तो इंजन से इंजीनियरिंग उत्पाद, पे से पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आयात करेंगे, उसको पेश करेंगे। तो पी से पेट्रोलियम, ई से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और एस से सोना। ठीक है ना, अब देखो, वह देश जिनको भारत सर्वाधिक निर्यात करता है, ये पूछेगा 100%, देखना बेटा इसमें, और भी नीदरलैंड को पूछेगा, देखना, बता रहा हूं मैं। ठीक है, द कंट्रीज विच इंडिया एक्सपोर्ट्स मोस्ट, मतलब वह देश जिनको भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। तो देखें, निर्यात ऐसे याद करो बेटा, देखो निर्यात जो होगा आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ देश आसानी से निर्यात करते हैं, जैसे अ से अमेरिका। ठीक है, सा से सऊदी अरब यानी यूएई। ठीक है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और नी से आपका नीदरलैंड। याद रखें, पहली बार नीदरलैंड तीसरे स्थान पर आया। ठीक है, मतलब भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया है। तो वह देश जिनको भारत ने सर्वाधिक निर्यात किया, ठीक है, द हाईली एक्सपोर्टेड कंट्री फॉर इंडिया, एंड दीज आर आसानी। तो अ से अमेरिका, सा से सऊदी अरेबिया और नी से नीदरलैंड। नीदरलैंड को फोकस करना, पहली बार ये शामिल हुआ है। ठीक है ना, देखें, वह देश जिनसे भारत सर्वाधिक आयात करता है। ठीक है, द कंट्रीज फ्रॉम विच इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा आयात करता है, तो इसको याद रखना, CRS। ठीक है ना, CRS। C फॉर चाइना, R फॉर रशिया एंड S फॉर सऊदी अरेबिया। ठीक है, चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, CRS। ठीक है, याद हुआ? तो सबसे ज्यादा आयात करेगा भारत आसानी से, तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड। ठीक है, और CRS से आयात करेगा, मतलब सॉरी, निर्यात करेगा आसानी से और आयात करेगा CRS से, तो चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया। याद हुआ? देखो देखें, भारत वस्तु का निर्यात भी करता है और भारत सेवा का निर्यात भी करता है।
ठीक है, याद रखें, वस्तु निर्यात में भारत की विश्व में भागीदारी, मतलब जितने भी वस्तु का निर्यात भारत करता है, विश्व में जितने भी वस्तुओं का निर्यात होता है, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन है 1.8%। ठीक है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इज 1.8%। ठीक है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, वस्तु के निर्यात में भारत की विश्व में भागीदारी 1.8%। ठीक है, जबकि सेवा के निर्यात में भारत की विश्व में भागीदारी 4.3%। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। क्लियर हुआ? एफडीआई एफआईआई, ठीक है, मुद्रास्फीति हो गया। इसके बाद गरीबी, पॉवर्टी पढ़े होगे। तो भारत में गरीबी 29.5% पढ़े ना? अरे गरीबी पढ़े हो ना? सी रंगराजन समिति की सिफारिश है, उसके बाद से तो कुछ गठित ही नहीं हुआ। ठीक है ना? तो पॉवर्टी इन इंडिया इज 29.5%। भारत में गरीबी कितनी है? 29.5%। ठीक है, 29.5%। तो ये आपका गरीबी हो जाएगा। ठीक, सर्वाधिक गरीबी वैसे बिहार, फिर यूपी। जहां जनसंख्या ज्यादा होगी ऑलमोस्ट वहां पर ज्यादा ही होगा, है ना? अब देखो बेटा, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जब आप उससे भाग दोगे जनसंख्या से, तो एवरेज वैल्यू भी कम आएगी, इसलिए पर कैपिटा इनकम भी कम आता है इनका। समझ गए ना? तो ये चीज है। तो बिहार और यूपी सर्वाधिक गरीब, ठीक है ना? सबसे कम तेलंगाना नंबर 1 और दूसरे नंबर पर दिल्ली। ठीक है, सबसे कम। क्लियर? चलो बेरोजगारी के आंकड़े को देखो। देखो बेरोजगारी, देखिए भारत में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर है 6.4%। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? 6.4%। ठीक है, बेरोजगारी दर 6.4%। देखो सर्वाधिक बेरोजगारी जॉस, ऐसे याद करो, सर्वाधिक बेरोजगारी जैसे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर 11.8%। ओ से ओडिशा 10.6% एंड सी फॉर छत्तीसगढ़ 10.4%। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 10.4% है, याद रखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? 6.4%। ठीक है, बेरोजगारी दर देखो, गरीबी 29.5, बेरोजगारी 6.4। ठीक, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जॉस करके याद रखो, JOC, जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर 11.8%, उसके बाद से आपका ओडिशा 10.6% और उसके बाद से छत्तीसगढ़ आपका 10.4%। ठीक है, सबसे ज्यादा। क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ठीक, कम, सबसे कम बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली। ठीक है ना? 2% बेरोजगारी दर, मतलब बेरोजगारी दर है ना 2% केवल दिल्ली। बस वही याद रखो बस। क्लियर हुआ? वो 3 इसलिए बताया क्योंकि छत्तीसगढ़ हमको देखना था, इसलिए बताया। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे कम बेरोजगारी दर दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 10.4%, तीसरे स्थान पर। याद रहेगा? तो यह था आपका गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ा आंकड़ा। ठीक है, एक आपने मौद्रिक नीति पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति में बैंक रेट देखे होंगे, रेपो रेट देखे होंगे, है ना? रिवर्स रेपो रेट भी देखे होंगे, देखे ना?
उसके बाद CRR देखे होंगे, फिर SLR देखे होंगे, फिर MSF देखे होंगे। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR और MSF। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े? हाँ। तो बैंक, एक चीज देखो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पहले ध्यान सुन लो मेरी बात। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF ये है क्या? आप और हम जिन बैंक से लोन लेते हैं उनको वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है, कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे SBI, PNB, ये सब कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक RBI से उधार लेते हैं। जब कॉमर्शियल बैंक RBI से उधार लेंगे तो RBI उनसे ब्याज लेगी। तो RBI जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है वो या तो बैंक रेट होगा, या रेपो होगा, या MSF होगा। जब बैंक RBI से उधार लेते हैं, ठीक, तो एक वो ओवरनाइट के लिए ले सकते हैं, रात भर के लिए। दूसरा, वो अधिकतम 14 दिन के लिए ले सकते हैं। और तीसरा, 14 दिन से ज्यादा अवधि के लिए ले सकते हैं। जब RBI बैंकों से, सॉरी, जब बैंक RBI से ओवरनाइट लोन लेती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लेती है RBI, उसको MSF कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत लागत सुविधा। जब बैंक RBI से अधिकतम 14 दिन के लिए उधार लेते हैं तो उसके ऊपर RBI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। और जब 14 दिन से ज्यादा समय के लिए, यानी दीर्घकालिक उधार ले, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको बैंक रेट कहा जाता है। क्लियर हुआ? 14 दिन के लिए, अधिकतम 14 दिन के लिए जब बैंक RBI से उधार ले तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रेपो रेट कहलाता है। इसका उल्टा हो जाए, जब RBI बैंकों से 14 दिन के लिए उधार ले तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब भी देश में मुद्रास्फीति होगी, इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या? स्फीति का मतलब बढ़ जाना, यानी बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है, सबके जेब में पैसा आ गया। सोचो, अभी सामान्य परिस्थिति है, 4 लोगों के पास पैसा आता है, चारों जाकर के खा लेते हैं, बाकी मुंह लुलुआए बैठे रहते हैं। तो दुकान वाला भी 4 लोग के बराबर ही 4 ठो समोसा बनाता है। बात समझ रहे? अचानक पैसा आ गया सबके पास, समोसा वो 4 ही बनाया है, 400 लोग पहुंच गए खाने के लिए। तो वो क्या करेगा? बेचेगा, 4 तो बेचेगा ही, लेकिन अब वो 4 उन लोगों को बेचेगा जो उसकी ज्यादा कीमत देंगे। यानी जैसे ही मुद्रा आएगी, बढ़ेगी, मुद्रास्फीति होगा, मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ी इसका मतलब महंगाई बढ़ी, इसलिए मुद्रास्फीति को सामान्य बोलचाल में महंगाई कहा जाता है। अब समस्या यह है कि मांग बढ़ी क्यों? क्योंकि सबके जेब में पैसा है। अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो मांग घटानी होगी, मांग घटानी होगी मतलब पैसा खींचना पड़ेगा। और पैसा कैसे खींचेंगे? तो RBI क्या करती है? मॉनिटरी पॉलिसी जारी करती है। RBI बैंकों को अगर सस्ता उधार दे रही है तो बैंक सस्ता उधार जनता को दे रहे हैं, जनता उधार लेकर के घी पी रही है, मतलब खर्चा कर दी। समझे ना? कई लोग रहते हैं उधार लेने में बहुत मजा आता है, सबका ले लिए रहेंगे, वो भाई बॉस टाइप से सब पीछे भाग रहे, दे रहे दे रहे दे रहे, और बेचारा बॉस टाइप, देखो मेरे पीछे दुनिया लगी हुई है। ऐसे भी रहते हैं कई लोग। तो अब अगर पैसे खींचने हैं, RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, बढ़ाएगी, यानी महंगा करेगी लोन को। RBI ने लोन महंगा किया तो बैंक महंगा देंगे, तो जनता बोलेगी हमको महंगा नहीं चाहिए, जिसको जरूरत होगा वही लेगा, तो बाजार से पैसा खिंच जाएगा। इसलिए मुद्रास्फीति में हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है। और वही मंदी रहेगा, अगर मंदी, रिसेशन है, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देंगे, क्योंकि पैसा नहीं है बाजार में, मतलब समझे? तो ये इस तरीके से। तो RBI क्या करती है? मॉनिटरी पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी मात्रा को बढ़ा घटा करके इन्फ्लेशन, रिसेशन को कंट्रोल करती है। इसलिए इसको RBI के मात्रात्मक उपाय
भी कहा जाता है, क्वांटिटेटिव टूल्स। और इसमें आरबीआई क्या कर रही है? जो उधार है उसको कंट्रोल कर रही है, जो लोन दे रही है। इसलिए इसको आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या साख नियंत्रण नीति भी कहा जाता है। यही साख नियंत्रण नीति है। ठीक, अब देखो, जितना बैंक रेट होगा उतना ही एमएसएफ होगा। वर्तमान में बैंक रेट है 6.75%, तो ये भी है आपका 6.75%। ठीक है, बैंक रेट और एमएसएफ 6.75%। ठीक है, रेपो रेट 6.5%, रेपो रेट 6.5%। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%। ठीक है, सीआरआर 4.5%, 4.5%, और एसएलआर है आपका 18%। याद रखें। ठीक है, बैंक रेट 6.75, रेपो रेट 6.50। ठीक है, रिवर्स रेपो 3.35। ठीक, सीआरआर 4.5, एसएलआर 18% है, और एमएसएफ वही 6.75 है। समझ में आया? देखो बेटा, आरबीआई इन्फ्लेशन रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए इन सारे टूल्स में सबसे ज्यादा रेपो और रिवर्स रेपो को यूज करती है। इसीलिए रेपो और रिवर्स रेपो को एक साथ ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, खुले बाजार की प्रक्रिया। ठीक है, आरबीआई यूटिलाइजेस द रेपो एंड रिवर्स रेपो मोस्ट, सो कंबाइंडली दीज आर नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसलिए इन्हें एक साथ खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर हुआ? करवा डाला सब हो गया, सब करवा दिया ना, कहां कुछ नहीं छूटा। कृषि, उद्योग, सेवा, गरीबी, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, सब तो कर लिए ना। बैंक रेट, रेपो रेट, मुद्रास्फीति, हो गया, डेटा कंप्लीट।